नमस्कार। मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल यस फोर चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने चेक बाउंस के मामलों में फीस कैलकुलेशन एंड लिमिटेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। हमें लिमिटेशन की जानकारी नहीं होने के कारण या गणना में कभी कभार गलत हो जाने के कारण हमारा चेक प्रीमेच्योर हो जाता है या समय सीमा के बाहर हो जाता है, या कि हम फीस कि न्यायालय में शुल्क कितना अदा करना है उस फीस का कैलकुलेशन कभी कभी गलत कर सकते हैं कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भी आरोपी फ़ायदा उठा लेते हैं। इस समस्या को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है, जिसके तहत अपनी वेबसाइट पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जोड़ा गया है, जिस ऑप्शन का प्रयोग करके आप आसानी से चेक बाउंस के मुकदमों में अपनी फ़ीस का कैलकुलेशन कर सकते हैं और लिमिटेशन भी आसानी से जान सकते हैं कि हमारा चेक समय सीमा के अंदर है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम आज की वीडियो चालू करते हैं। हम सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेंगे और क्रोम के सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे mphc.gov.in जैसे लिखते हैं और उस वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने MPSC की वेबसाइट ओपन हो जाती है। MPSC की वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है तो हम वेबसाइट के राइट कॉर्नर में देखेंगे जो रेड निशान में लिखा हुआ है, उसके हम सबसे नीचे में आ जाते हैं। सबसे नीचे में हम आएंगे तो ये लिखा है ERTI के नीचे ई कोर्ट फी कैलकुलेटर पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ई कोर्ट फी कैलकुलेटर पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगी जिसमें कोर्ट फी कैलकुलेटर लिखा रहता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 138 कोर्ट फी एंड लिमिटेशन कैलकुलेटर, दूसरा है फर्स्ट एंड सेकेंड अपील, तीसरा है मिसलिनियस अपील। हम इसमें सिविल केस या मिसलिनियस केस के बारे में भी फीस की गणना कर सकते हैं। आज हम 138 की चर्चा कर रहे हैं तो हम 138 वाले पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसके बगल में जो ब्लू लिंक दिखाई देगा उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगी जिसमें हमें चेक की जानकारी भरना है। इस तरह से इस तरह से हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा है कि अमाउंट ऑफ द चेक, ये कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी परक्राम लिखित अधिनियम चेक बाउंस से संबंधित फीस का कैलकुलेशन होगा इसमें, और उसका लिमिटेशन के बारे में हम इसमें आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे भी जो भी आप लोगों का चेक हो उस चेक की राशि हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 5 लाख का चेक है तो हम 5 लाख लिखते हैं। ये 5 लाख लिख दिए। 5 लाख लिखने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन दिया है, सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बगल में हमें फीस की राशि आ जाती है। टोटल कोर्ट फी पेएबल 21,000 रुपये। दोस्तों, अगर हम इसमें 5,01,000 रुपये कर देते हैं तो यह फीस हमारा बढ़ जाता है। देखिए हम 5,01,000 रुपये करके देखते हैं तो कितना हो जाता है। ये देखिए मैंने बहुत मामूली बढ़ा है। 21,003 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,01,000 माने इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है। अब इसके आगे हम लिमिटेशन के बारे में देखेंगे तो लिमिटेशन के बारे में हमें देखने के लिए ये ऑप्शन दिया है डेट ऑफ चेक। हमें चेक किस तारीख को जारी किया गया है। तो जैसे मान लीजिए हमारा चेक 1 जनवरी को जारी किया गया है तो हम 1 जनवरी आ जाते हैं। ये जनवरी हो गया और हम फर्स्ट ऑप्शन 1 तारीख चूज कर लेते हैं। ये 1 तारीख माने हमारा चेक 1 जनवरी को जारी किया गया है। 1 जनवरी जैसे हम चूज करते हैं तो इसमें देखिए वैलिड भी बताता है। चेक वैलिड पीरियड 1/4/21 यानी इस समय जो चेक जारी होते हैं वो 3 महीना के लिए वैलिड होते हैं। 1
2021 को जारी किया गया है, तो हम 1/4 तक उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब उसके नीचे ऑप्शन दिया है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। 1 तारीख को हमें चेक मिला, मान लीजिए हम 1 तारीख को ही इस चेक को बैंक में जमा कर दिए, तो 1 तारीख को हम जमा कर दिए, 1 जनवरी हम कर लेते हैं, 1 जनवरी। जैसे ही हम 1 जनवरी को जमा कर दिए तो हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिसऑनर, यानी बैंक से हमें किस तारीख को बाउंस की सूचना मिली है। तो मान लीजिए हमें सेम डे में ही हमारा चेक बाउंस हो गया है और 1 तारीख को ही हमें इसकी जानकारी मिल गई है, तो हम इसमें बाउंस डेट भी 1 लिख देते हैं। तो जैसे ही हम बाउंस डेट 1 लिखते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा डेट ऑफ नोटिस इशू। अब चेक बाउंस होने के बाद हमारे पास समय रहता है 1 माह का। 1 माह के अंदर में हमें सामने वाले पार्टी को जो हमको चेक दिया है उसको हमें नोटिस भेजना होता है, लीगल नोटिस भेजना होता है कि आपने जो हमें चेक दिया था वो चेक आपके खाते में राशि न होने के कारण या आपका हस्ताक्षर मिलान न होने के कारण बैंक के द्वारा बाउंस कर दिया गया है, तो कृपया आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर हमारा पैसा अदा कर दें। तो इस तरह से 1 माह के अंदर में हमें नोटिस भेजना होता है। तो चूंकि हमारा 1/1/21 को बाउंस हुआ है तो हम 31/1/21 तक उसको नोटिस दे सकते हैं। मान लीजिए हम 31/1 को उसको नोटिस जारी किए, ये देखिए 31/1, अगर हम इसमें 1/2 कर देते हैं या 2/21 कर देते हैं तो ये हमारे सामने कुछ इस तरफ से ऑप्शन आएगा कि ये देखिए हम 2 करके देखते हैं। अगर हम 2 फरवरी करते हैं तो ये देखिए टाइम बार्ड, यानी ये हमारा वेबसाइट इतनी बेहतरीन है कि हमारा इसमें डेट जो भी लिखेंगे अगर समय सीमा के अंदर है तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, अगर हम ज़्यादा लेट कर देंगे या डिले कर देंगे तो ऑलरेडी बता देगी। ये देखिए टाइम बार्ड बता दिया, यहाँ पे लिख भी दिया डेट ऑफ नोटिस इशू 2/2/21 कैंट बी ग्रेटर देन 30 डेज, माने 30 दिन के अंदर हमें भेजना होता है। हमने 2 तारीख को भेजा है यानी ये 30 दिन से अधिक है। तो हम इसका डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के बाद चूंकि हमें 31 जनवरी तक ही नोटिस भेजना है तो हम 31 जनवरी डाल देते हैं कि 31 जनवरी को हमने नोटिस भेज दिया। अब नोटिस भेजने के बाद उसको नोटिस कब प्राप्त हुई ये भी हमें जानकारी आजकल आसानी से जो हमें डाक रसीद मिलता है उसमें एक नंबर देता है, उस नंबर से हम डाक से आसानी से जान सकते हैं कि नोटिस किस तारीख को उसको प्राप्त हो गई है। अगर नोटिस उसको प्राप्त की जानकारी हमें नहीं है तो हम ये दूसरा वाला ऑप्शन लिखेंगे जिसमें प्रेजेंप्शन डेट लिखा रहता है। प्रेजेंप्शन डेट का मतलब होता है कि हम जो नोटिस भेजे हैं वो लगभग 1 माह के अंदर में उस व्यक्ति को आसानी से मिल गई होगी। तो हम प्रेजेंप्शन डेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रेजेंप्शन डेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिए बता रहा है कि 2/3/21। अब चूंकि हम 31 तारीख को नोटिस भेजे हैं तो ये 2/3 यानी 1 माह का समय रहता है, तो ये 2/3 बता रहा है कि 2/3/21 तक में उस व्यक्ति को नोटिस मिल गई होगी। अब हमें कंप्लेंट किस तारीख को करना है, चूंकि हम नोटिस उसको मिलने की प्राप्ति का जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो 2/3 तक कर रहे हैं, तो 2/3 के 15 दिवस के बाद 15 दिवस तो हम वेट करेंगे, वो शायद हमारा पैसा रिटर्न कर दे। अगर पैसा रिटर्न नहीं करता है तो 15 दिवस के बाद यानी कि 15/2/17 यानी 17 या 18 तारीख को हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम कंप्लेंट डेट में 18 लिखते हैं तो देखिए 18 मार्च लिखेंगे, चूँकि 2/3 है तो 18 मार्च करेंगे, तो हम 18 मार्च करते हैं। ये मार्च सेलेक्ट हो गया और ये 18, तो ये देखिए कंप्लेंट इज विथिन लिमिटेशन,
माने हमारा लिमिटेशन के अंदर में कंप्लेंट फाइल हो गया। 18 यानी अब हम चाहें तो इसको 45 दिवस के अंदर फाइल कर सकते हैं, प्रिजम्पशन के 45 दिवस के अंदर, यानी 2-3 है तो 2-4 और 15 दिवस, यानी कि 16-4 15-4 तक हम आसानी से फाइल कर सकते हैं। देखते हैं 15-4 डाल के क्या बताता है। अगर हम 15-4 डालते हैं तो भी हमारा समय सीमा में ही रहेगा। देखिए माने प्रिजम्पशन डेट जो है हमारा नोटिस रिकवर्ड जो बता रहा है 1 माह के 15 दिन का समय हम छोड़ दें। 15 दिन छोड़ने के बाद फिर हमको 45 दिन का समय मिलता है। 45 दिवस के अंदर हमें कंप्लेंट दायर करना होता है। अगर हम इस दिन से अधिक करते हैं, अगर हम 20 अप्रैल कर देंगे तो ये हमारा समय सीमा से अधिक हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए 20 करते हैं तो ये देखिए टाइम बार्ड माने ये अधिक हो गया 20/4/21, यानी अब लिख रहा है ये कि डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट 20/4/21 कैंट बी ग्रेटर देन 1 मंथ आफ्टर 15 डे, माने 15 दिवस के बाद 1 माह के अंदर, यानी 45 दिन से अधिक का समय हो गया, यानी ये टाइम बार्ड हो गया। इसके अलावा अगर हमारा ये 2-3 को हम ये माने हैं प्रिजम्पशन माने हैं 2-3 के 15 दिवस के अंदर अगर हम करते हैं तब भी हमारा जो चेक है वो प्री मैच्योर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 10-3 को करते हैं तो 10-3 को करेंगे तो ये प्री मैच्योर माना जाएगा 10-3 को, या 12-3 को, या ये देखिए मार्च हम सेलेक्ट कर लिए। अब 15-3 हम करके देखते हैं तो 15-3 अगर हम करेंगे तो ये देखिए प्री मैच्योर में आ गया, यानी कि हमें 15 दिन तो वेट करना ही करना है। 15 दिन के बाद ही हमें कंप्लेंट फाइल करना है। अगर उस समय सीमा के अंदर हम फाइल कर दिए तो हमारा चेक प्री मैच्योर में आ जाएगा। 45 दिन के बाद फाइल करेंगे तो वो भी हमारा टाइम बार्ड हो जाएगा। इस तरह से आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके चेक के फीस का कैलकुलेशन और उसके लिमिटेशन की जानकारी बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। चेक किस तारीख को इश्यू हुआ, किस तारीख को बैंक में जमा किए, आप सारा ऑप्शन लिखते जाइए और वो आपको डेट बता देगा। ये इस ऑप्शन का प्रयोग करके न्यायाधीशगण भी आसानी से चेक के कैलकुलेशन गणना आसानी से कर सकते हैं, और ये प्री मैच्योर है या समय सीमा के बाहर है इसकी जानकारी देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने चेक बाउंस और लिमिटेशन के बारे में जानकारी दिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक करें और इसको शेयर कर दें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं इसी तरह से अच्छी नई जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। जी दोस्तों नमस्कार।